अगर अपराध बढ़ता है तो ये लोकतंत्र में सब कुछ नष्ट कर सकता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। इंडिया अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही अजीब से विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा विरोधाभास जो हम सब महसूस कर रहे हैं। मतलब क्या हो अगर मैं कहूं कि इस देश में हत्याएं और अपहरण जैसे जो गंभीर अपराध हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाज पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। और यही बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। आज की हमारी ये चर्चा कोई आम बातचीत नहीं है। आज हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम एनसीआरबी के नाम से जानते हैं, उसकी क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे। और साथ ही कुछ स्वतंत्र शोध संस्थानों के डेटा को भी देखेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद यहाँ सिर्फ बैठकर ये गिनना नहीं है कि कितने मामले बढ़े हैं या घटे हैं। हमारा स्पष्ट उद्देश्य ये समझना है कि अपराध की जो प्रकृति है, यानी उसका रूप, वो कैसे बदल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई सूखी सरकारी रिपोर्ट नहीं है। एकदम नहीं। ये इस बात की कहानी है कि कैसे आज की दुनिया में डर और भरोसे की कमी आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई है। हाँ, और जब हम अपराध के इन भारी भरकम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो अक्सर केवल न्यूज़ चैनलों की हेडलाइंस पर रुक जाते हैं। जो कि बहुत आम बात है। लेकिन ये आंकड़े असल में हमारे समाज के स्वास्थ्य का थर्मामीटर होते हैं। थर्मामीटर, अच्छा। मतलब ये बताते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है, कहाँ आर्थिक और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, और कौन से नए खतरे जन्म ले रहे हैं जिन पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 62.4 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज हुए हैं। जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हाँ यार, ये पिछले साल के मुकाबले 7.2% अधिक है। अपराध दर भी 422 से बढ़कर 448 प्रति लाख आबादी हो गई है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये संज्ञेय अपराध का असल में क्या मतलब होता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध वो गंभीर मामले होते हैं जिनमें पुलिस बिना किसी वारंट के किसी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, मतलब तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल, और बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति के अपनी जांच तुरंत शुरू कर सकती है। तो जब ऐसे गंभीर मामलों में 7.2% की वृद्धि होती है ना, तो ये पूरे सिस्टम के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन हो रही है, क्योंकि अगर हम डेटा को और गहराई से देखें तो पता चलता है कि हत्या के मामलों में 2.8% की कमी आई है। हाँ, और बलात्कार के मामलों में भी कमी आई है। पारंपरिक हिंसक अपराध कम हो रहे हैं, फिर कुल अपराध का ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर कैसे जा रहा है? यही तो कैच है। मतलब ये मुझे किसी वायरस के म्यूटेट होने, रूप बदलने जैसा लग रहा है। पुराने लक्षण कम हो रहे हैं, लेकिन नया रूप ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि अपराध अब सड़कों से हटकर हमारी शहरी जीवन शैली और डिजिटल दुनिया में शिफ्ट हो रहा है। डिजिटल दुनिया में? हाँ, आप देखिए कि चोरी, लापरवाही से ड्राइविंग और सार्वजनिक रास्तों में बाधा डालने जैसे अपराधों में भारी उछाल आया है। महानगरीय शहरों में अपराध 10.6% बढ़ा है। बाप रे, 10% से ज्यादा? बिल्कुल, ये एक नए प्रकार के शहरी खतरे का संकेत है। पारंपरिक अपराध कम होने के बावजूद हम शहरों में एक अलग तरह की असुरक्षा देख रहे हैं। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर अपराध का स्वरूप बदल रहा है, तो आज सबसे बड़ा खतरा अंधेरी गलियों में नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये खतरा हमारे फोन और कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर है। मैंने देखा कि साइबर अपराधों में 31.2% की भारी वृद्धि हुई है। हाँ, कुल 86,420 मामले। और इनमें से लगभग 69% मामले केवल ऑनलाइन धोखाधड़ी, स्कैम और फिशिंग से जुड़े हैं। इसका आम जनजीवन पर जो असर है ना, वो डराने वाला है। बहुत ज्यादा। आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। इस बढ़ते फ्रॉड के कारण लोगों में एक भरोसे का संकट पैदा हो गया है। ट्रस्ट इश्यूज, बिल्कुल। लोग अनजान नंबर उठाने से डरते हैं, फोन पर आए किसी लिंक पर क्लिक करने से घबराते हैं। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये लोगों की बदलती जीवन शैली और डर का प्रतीक है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक लगती है। आपको पता है, कर्नाटक में साइबर क्राइम के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अच्छा, कितने मामले? 21,889 मामले, जिसके बाद तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। लेकिन कर्नाटक तो आईटी हब है ना, वहां के लोग तो टेक सेवी होते हैं। यही तो बात है।
साइबर अपराधी अब कोई शौक के लिए हैकिंग करने वाले बच्चे नहीं हैं। वे बहुत पेशेवर हो गए। डार्क वेब पर लोगों का निजी डेटा बिक रहा है। जैसे आधार और फोन नंबर। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कई हमले तो विदेशी ठिकानों से हो रहे हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया से। अच्छा, तो अपराधी भारत में है ही नहीं। हाँ, तो अब आप सोचिए, पुलिस के लिए इनकी जांच करना एक कानूनी दुस्वप्न बन गया है। ज्यूरिसडिक्शनल नाइटमेयर है ये पूरी तरह से। मतलब हमारी पुलिस तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में ही इतने कागज भरती है, देश के बाहर कैसे पकड़ेगी? बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस सब का असल मतलब क्या है? साइबर स्पेस की इस डरावनी तस्वीर के बाद मुझे लगता है हमें उस वास्तविकता की बात करनी चाहिए जहां डेटा खुद एक कहानी छुपाता है। डेटा का दूसरा पहलू। हाँ। क्या जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं वो पूरी सच्चाई हैं? क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के खिलाफ अपराधों में 28.8% की भयावह वृद्धि हुई है। हाँ, विशेषकर मणिपुर में काफी मामले आए हैं। करीब 3,399 मामले। और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी 0.7% की वृद्धि है, जिसमें पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता सबसे ऊपर है, लगभग 30%। बिल्कुल। लेकिन मेरी एक शिकायत है, ये 2023 की रिपोर्ट जारी होने में लगभग 2 साल की देरी क्यों हुई? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। डेटा की टाइमलाइन बहुत कुछ बताती है। मतलब इतना पुराना डेटा आज हम एनालाइज कर रहे हैं। हाँ, और रिपोर्ट की कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। एक चीज होती है प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। हाँ, ये क्या होता है? तो होता क्या है कि अगर एक ही घटना में कई अपराध होते हैं तो पुलिस राष्ट्रीय रिकॉर्ड में केवल सबसे बड़े और गंभीर अपराध को ही दर्ज करती है। अच्छा, तो मतलब छोटे अपराध छिप जाते हैं। बिल्कुल, कई छोटे अपराध बड़े अपराधों के पीछे पूरी तरह छिप जाते हैं। तो डेटा हमें कभी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। यार, ये तो बहुत ही अजीब बात है। और इसके अलावा कई शोधकर्ताओं ने ये भी चिंता जताई है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील डेटा को अक्सर कम करके रिपोर्ट किया जाता है। जैसे किस तरह के मामले? जैसे हेट क्राइम या देशद्रोह के मामले। अब देखिए, हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ निष्पक्ष शोधकर्ताओं की चिंताओं का हवाला दे रहे हैं। हाँ, हम बस रिपोर्ट में जो है और जो बताया जा रहा है उस पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कई बार इन मामलों को अन्य सामान्य श्रेणियों में डाल दिया जाता है, जिससे असल समस्या छिप जाती है। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की, कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि दर में बहुत भारी कमी आई है। हाँ, ये बहुत ही निराशाजनक आंकड़ा है। मैंने पढ़ा कि दिल्ली जैसे शहर में कन्विक्शन रेट 9.7% गिरकर सिर्फ 78.1% रह गया है। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें ना, तो आईपीसी अपराधों में ये दर सिर्फ 54% है। सिर्फ 54? मतलब आधे से ज्यादा लोग तो छूट जाते हैं। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, एक पीड़ित पुलिस स्टेशन जाता है, इतनी हिम्मत जुटाकर कंप्लेन करता है और अंत में सजा मिलने की दर इतनी कम है। ये तो सिस्टम पर से पूरा भरोसा ही उठा देने वाली बात है। एकदम। ये न्याय प्रणाली की बहुत बड़ी खामी को उजागर करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अपराध अब केवल पुलिस और थाने का मुद्दा नहीं रहा है। तो फिर क्या है? ये अब साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और डेटा के लोकतंत्रीकरण का मुद्दा बन गया है। मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा। आम जनता को पता होना चाहिए कि असली तस्वीर क्या है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जब हम इन लाखों मामलों के डेटा को देखते हैं, तो मुझे इतिहास का एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन विचारोत्तेजक उद्धरण याद आता है। जोसेफ स्टालिन का एक कोट है। हाँ, क्या है वो? एक मौत त्रासदी है, लेकिन 10 लाख मौतें सिर्फ एक आंकड़ा है। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, अ सिंगल डेथ इज अ ट्रेजेडी, अ मिलियन डेथ्स इज अ स्टैटिस्टिक। ये दिखाता है कि कैसे लाखों पीड़ितों को एनसीआरबी की रिपोर्ट में सिर्फ ठंडे आंकड़ों में बदल दिया जाता है। हम भूल जाते हैं कि हर नंबर के पीछे एक इंसान है। बिल्कुल। और इसी बात से मेरे दिमाग में एक बहुत ही झकझोरने वाला सवाल आ रहा है, जो मैं चाहता हूं कि हर सुनने वाला इंसान खुद से पूछे। बताइए, क्या सवाल है? क्या हमारी वर्तमान न्याय प्रणाली और ये जो डेटा संग्रह का पूरा ढांचा है, क्या ये वास्तव में अपराध को खत्म करने के लिए बनाया गया है, या फिर ये सिर्फ कागजों पर ये साबित करने का एक भ्रम है कि समाज में सब कुछ नियंत्रण में है? ये सच में सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। अगली बार जब आप कोई डेटा देखें तो याद रखें कि उस नंबर के पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है।